मेहमानों को एक बार आपके सामने लेकर आते हैं और उनका करते हैं स्वागत। इस शो में हमारे साथ जो दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, पहले मेहमान है हमारे साथ विनीत कुमार सक्सेना जी और दूसरे मेहमान है महेश ओझा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला है। विनीत जी, मैं पहले आपके पास आऊंगा। क्लोजिंग कैसी देखी सर आपने, और क्या लग रहा है अब कल के बाजार के लिए, क्योंकि थोड़ी रिकवरी तो देखने को मिली है निश्चित तौर पर निचले स्तरों से। अगर देखें हम तो 144 का लो बनाया था निफ्टी ने, लेकिन क्लोजिंग 24,200 के ऊपर होती हुई नजर आई। कैसे रीड किया आपने क्लोजिंग को? इंडेक्स पर स्ट्रेटजी क्या होगी आपकी कल? अब देखिए विकास जी, ये अभी जो प्रॉब्लम निफ्टी में या इंडेक्स में दिख रहा है, पहले एक घंटे का जो लेवल्स है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। किसी भी तरह से वो सस्टेन नहीं हो पा रहा है, और ये ट्रेंड चला आ रहा है पिछले करीब 10 दिनों से चला आ रहा है। जब तक ये ट्रेंड नहीं बदलेगा तब तक मेरे ख्याल से सेल ऑन राइज का मार्केट यहाँ से बन रहा है। और मेरे हिसाब से कल इम्पोर्टेंट लेवल्स अगर बात करेंगे तो 140 अगर के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पे हम लोग 24,040-50 का लेवल्स देख सकते हैं। और उसके नीचे अगर निफ्टी को देखेंगे तो 960 980 के लेवल्स पे ये दोनों अच्छा सपोर्ट है, जहां से एक बाउंस आने का चांसेस है। और अदरवाइज यहाँ पे अगर जब तक ऊपर 350 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा निफ्टी, तब तक ऊपर के अपसाइड बहुत ही ब्लीक लग रहा है मुझे। वहीं पे बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग लग रहा है मुझे कंपेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी में जिस तरह से 57,500 57,200 का लेवल्स होल्ड करके रखा है, मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव चीज है मार्केट के लिए। अगर बैंक निफ्टी 57,900 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है, देन हमें निफ्टी में भी एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है यहाँ पे। चलिए ठीक है, इंडेक्स के ऊपर ये स्ट्रेटजी होगी। एक बार जरा मैं महेश जी से भी राय लेना चाहता हूं कि उनकी राय बाजार के ऊपर क्या है। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और देखिए, आज अगर इंडियन टाइम के हिसाब से देखें तो रात के 11:30 बजे के आसपास स्कॉट बेसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली, जिसमें वो अनाउंस करेंगे कि ईरान के ऊपर क्या नए सैंक्शंस वो लगा रहे हैं। और जैसा अमेरिका कह रहा है कि बहुत ही बड़े, अब तक के सबसे कड़े और सबसे बड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस की तैयारी हो रही है। हालांकि चाइना ने साफ कह दिया है कि ये सैंक्शंस नहीं लगने चाहिए, क्योंकि अगर ये हुआ तो ये युद्ध और ज्यादा टलता जाएगा, युद्ध और ज्यादा बढ़ता जाएगा। इससे डिस्प्यूट को सुलझाने में मदद नहीं मिलेगी। अब इस जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या सजेस्ट आप करेंगे ट्रेडर्स को? तो मेरे हिसाब से निफ्टी एक टाइट रेंज में है, और ये टाइट रेंज इतनी टाइट हो चुकी है कि 100 पॉइंट के दायरे में खेलता हुआ नजर आ रहा है, और लोअर में कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है, अपसाइड आता है। तो एक टाइट रेंज है। अगर 24,000 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं पे हमारा ध्यान थोड़े वीकनेस की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। जब तक ये 24,000 के ऊपर है तो बाय एंड डिप का सिनेरियो रखेंगे। कारण कि ये लोअर लेवल में आता है और वापस वहां से एक बाउंस बैक लेता है जो 24,350 तक या 24,400 की रेंज को टच करके वापस आता है। तो एक रेंज बाउंड कारोबार है। बाय ऑन डिप का सिनेरियो अभी तक टेक्निकल सेटअप पे बना हुआ है। कोई भी डिप मिलता है तो वहां पे खरीदारी के मौके देखेंगे। अगर 24,000 ब्रेक करता है तो फिर ध्यान थोड़ा सा वीकनेस की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। मीनवेल बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी 57,200 57,300 ये एक बाइंग जोन, अट्रैक्टिव बाइंग जो अभी के हिसाब से लग रहा है। 56,800 के बिलो अगर ट्रेड करेगा तो वीकनेस की तरफ जाएगा। अपर साइड में 57,800 से 58,000 ये थोड़ा अपर साइड का रेंज लग रहा है। तो मेरे हिसाब से टाइट रेंज है। काफी सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए बाय ऑन डिप का सिनेरियो रखेंगे। चलिए ठीक है, ये स्ट्रेटजी आपको निफ्टी बैंक के ऊपर मिलती हुई। चलिए अब जरा एक काम करते हैं, आज के बाजार को कैसे रीड किया है। सवाल हमारे पास प्रभु का आया है और सवाल है Hyundai मोटर्स के ऊपर। 10 शेयर इनके पास है, एंट्री प्राइस 2390 की। अच्छा, थोड़े हायर साइड पर प्राइस है इनके एंट्री के। सवाल क्या है? सवाल यह है कि लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी चाहते हैं जानना। अब देखिए, 2200 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसके 52 वीक लो को देखेंगे तो 1500 के आसपास का 52 वीक लो आपको नजर आएगा, 1550 के आसपास का। और 52 वीक लो से एक रफ कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप समझें तो करीब करीब 30-35% की रिकवरी हो चुकी है स्टॉक के अंदर। पिछले एक महीने में भी अच्छा खासा चला, 20% का रिटर्न दिया स्टॉक ने। अब राय जरा एक बार लेते हैं कि क्या मोमेंटम कंटिन्यू होगा और 2390 के भाव कब तक आ सकते हैं? क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए?
और होल्ड करने के बाद कितने स्टॉप लॉस, कितने लेवल पे स्टॉप लॉस और कितने पे टारगेट रखना चाहिए। विनीत जी जरा आप गाइड कीजिए, हमारे व्यूअर हैं प्रभु, उनको गाइड कीजिए। स्टॉक ने काफी अच्छा रनअप तो दिया है। अगर देखेंगे कंटिन्यूअस एक रनअप है, अप्रैल से लगातार रनअप दिया है। फिलहाल एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, 2050 और 1900 के रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, जहां इसके ऊपर एक बहुत अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिला है। इसके ऊपर ब्रेकआउट मिला है एंड यहीं पे ये कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। मेरे ख्याल से क्वार्टरली रिजल्ट या कार सेल्स नंबर इसका थोड़ा सा वीक आया था, जहां तक मुझे याद है। तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है। अगर बने रहना है तो वैसे अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है, लेकिन अभी फिलहाल अगर बना रहना है तो 213530 का एक स्टॉप लॉस रख के बने रहिए। मुझे लगता है अगर यहाँ से 2255 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है हुंडई का प्राइस, तो ये अच्छा आपको ऊपर की तरफ एक रैली दिखा सकता है। चलिए ठीक है, ये राय हुंडई मोटर के ऊपर मिल गई है। चलिए अगले हमारे जो व्यूअर हैं उनको भी जरा शो में करते हैं शामिल, उनके सवालों को। राजेंद्र भडाने का सवाल हमारे पास आया है, एमएनएम के ऊपर इन्होंने सवाल पूछा है। 200 शेयर है इनके पास, 1560। अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग प्राइस है, काफी लोअर लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। देखिए इस वक्त अगर आप देखेंगे तो इनको ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है, 3,70,000 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। सवाल को भी जरा एक बार समझते हैं कि इनका ये पूछना है कि अगले एक महीने के लिए टारगेट क्या होगा। अब देखिए ये स्टॉक पिछले एक साल में कुछ खास किया तो नहीं है स्टॉक ने। अगर आप इसके रिटर्न को देखेंगे तो वाईटीडी में आपको नेगेटिव रिटर्न दिखेगा ये टिल डेट में, और एक साल में आपको रिटर्न करीब मेरे ख्याल 1-1.5% का, हाँ 1.25% के आसपास का रिटर्न आपको एक साल में नजर आएगा। तो स्टॉक ने परफॉर्मेंस के लिहाज से पिछला एक साल बहुत अच्छा रहा नहीं है। हालांकि पिछले एक महीने के अंदर निश्चित तौर पर 1 महीने और 3 महीने में ठीक ठाक रनअप देखने को मिला है। विनीत जी से एक बार राय लेते हैं, सॉरी महेश जी से एक बार राय लेते हैं। महेश जी जरा एमएनएम पर एक बार अपनी राय दीजिएगा, काफी लोअर लेवल पे बाइंग है इनकी, क्या करना चाहिए इनको? देखिए इनका नजरिया जो है काफी शॉर्ट टर्म का है, तो उस हिसाब से 3280 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करे। एक महीने का इनका व्यू है अपर साइड में 3600-3650, ये रेंज एक महीने के हिसाब से देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर वाइज टेक्निकल सपोर्टिव है, और पिछले कुछ दिनों में लोअर लेवल से अच्छी खासी बाइंग भी देखने को मिले। सेल्स के नंबर भी काफी इंप्रूव होते हुए हैं, और वैल्यूएशन वाइज भी देखेंगे तो काफी अपसाइड इसके अंदर वैल्यूएशन है। तो यहाँ पे टेक्निकल सपोर्टिव के हिसाब से 3280 का स्टॉप लॉस, 3600-3650 के टारगेट एक महीने के हिसाब से ध्यान में रख सकते हैं। चलिए ठीक है, ये राय आपको मिल गई एमएनएम के ऊपर। चलिए अब हमारे अगले व्यूअर की तरफ करते हैं रुख। अमोल पहाड़िया का सवाल हमारे पास आया है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी पीएफसी के ऊपर। 510 शेयर है इनके पास, एंट्री प्राइस 461 रुपए की है, और उनका ये पूछना है कि लॉस अभी है इनको और क्या करना चाहिए इनको लॉस के दौरान। क्या इनको निकलना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो निकलना चाहिए, या फिर एवरेजिंग करनी चाहिए? अब देखिए पीएफसी और आरईसी का तो मर्जर अनाउंस ऑलरेडी हो चुका है, तो अगर आरईसी के 100 शेयर किसी के पास हो तो उसे पीएफसी के 88 शेयर मिलेंगे, ये रेशियो भी आ चुका है। तो पीएफसी और आरईसी के मर्जर के ऐलान के बाद थोड़ा दबाव इन दोनों ही शेयरों के ऊपर देखने को निश्चित तौर पर मिला है। एक बार जरा चेक करा लेते हैं विनीत जी से कि 510 शेयर इनके पास है और 461 का भाव है। भाव कब तक आ सकते हैं, क्या कोई एवरेजिंग की सलाह होगी? विनीत जी क्या कहना है आपका? चार्ट्स पे अगर देखेंगे, वीकली चार्ट्स पे तो बहुत ही वीक लग रहा है स्टॉक। कुछ मेरे ख्याल से पीएफसी और आरईसी के मर्जर को लेके कुछ डाउट्स शायद यहाँ पे इन्वेस्टर्स के मन में रह गया है, इसलिए ये स्टॉक जबकि अच्छा दिख रहा था वहां से क्रैक किया है ये स्टॉक। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक 328 के आसपास काफी अच्छा एक बेस है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस लेवल पे। और अभी जो जहां पे ट्रेड कर रहा है 350 के आसपास भी एक अच्छा सपोर्ट है। तो ये 328 से लेके 350 का जो एक रेंज है, इसको अगर होल्ड करके एक रिवर्सल आता है यहाँ से, तो मेरे ख्याल से आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है इस कंपनी में। बट अभी फिलहाल के लिए बहुत वीक लग रहा है स्ट्रक्चर। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, पीएफसी का डिविडेंड रेशियो भी अच्छा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बने रहना चाहिए। 330 325 का स्टॉप लॉस रख के बने रहना चाहिए।
मेरे ख्याल से मिल जाना चाहिए उनको अपना रेट, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। चलिए ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आपके भाव आएंगे, तो आप होल्ड करिए, बने रहिए, ये सलाह आपको मिल गई है। चलिए अगले जो हमारे व्यूअर हैं राजीव सिन्हा हैं, और इन्होंने सवाल भेजा एचडीएफसी बैंक के ऊपर। क्वांटिटी है 100 शेयरों की, एंट्री प्राइस 803, 729 के आसपास के भाव अभी चल रहे हैं। नजरिया इनका है 6 से 12 महीने का। पूछ रहे हैं कि क्या हमें लॉन्ग टर्म के लिए 6 से 12 महीने के लिए होल्ड करना चाहिए। अब 6 से 12 महीने बहुत लॉन्ग टर्म तो नहीं है, ठीक है, मीडियम टर्म एक स्ट्रेटजी आप समझ सकते हैं। 803 पर भाव है। अब देखिए 803 की खरीदारी है, 829 पर शेयर चल रहा है। अब देखिए पिछले ही हफ्ते 715 का नया 52 वीक लो एचडीएफसी ने टच किया। लगातार क्राइसिस में है और लगातार जो है स्टॉक डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा है। नतीजे भी बहुत इंकरेजिंग नहीं थे, उसके बाद भी गिरावट देखने को मिली। 800 के ऊपर के भाव हैं खरीदारी के। क्या ये भाव नियर टर्म में आते हुए नजर आएंगे, जरा इसे समझते हैं महेश जी से। महेश जी क्या राय है, एचडीएफसी बैंक पर ये सवाल आया, और आप इस सवाल को ना सिर्फ एक हमारे व्यूअर राजीव सिन्हा जी के सवाल के तौर पे मत देखिए, आप ये देखिए कि राजीव सिन्हा प्लस 100, कम से कम 100 लोगों के सवाल है एचडीएफसी बैंक के ऊपर। तो जवाब दीजिए सर, क्या करना है। डेफिनेटली एचडीएफसी को लेकर लोगों के मन में काफी शंकाएं हैं और काफी म्यूचुअल फंड की रिटर्न्स भी इस स्टॉक्स को लेकर काफी कंप्रेस्ड हो चुके हैं। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एचडीएफसी में जो अभी मैनेजमेंट लेवल को लेके थोड़े से इफ एंड बट्स चल रहे हैं, उसके कारण से स्टॉक्स में काफी एक कंप्रेस है। वैल्यूएशन वाइज देखें तो अपसाइड पोटेंशियल है मेरे हिसाब से। अगर एक साल का नजरिया है तो 820 से 850 ये रेंज आराम से अपने को देखने को मिल सकती है। लोअर लेवल पे सपोर्ट मिल रहा है थोड़ा, और कभी कभार कोई अगर एक इवेंट कोई बन गया तो नियर लोअर में लोअर 680 ये और लेवल कंप्रेस होए तो ध्यान में रख सकते हैं। बट यहाँ से जिस हिसाब से स्टॉक चल रहा है, यहाँ से फर्स्ट लेवल 740 का बनेगा, 740 के ऊपर 760, उसके ऊपर 775 और 800 ये रेंज स्लोली अपने को देखने को मिल सकती है। एक साल के नजरिए से 820 से 850 ये रेंज आप ध्यान में रख सकते हो। मेरे हिसाब से डेफिनेटली होल्ड है। टेस्ट बाइंग भी अगर किसी इन्वेस्टर को करना है तो ये रेंज में आराम से की जा सकती है। चलिए ठीक है, ये राय आपको एचडीएफसी बैंक के अंदर मिल गई है। अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो भी ये रेंज अट्रैक्टिव नजर आ रही है। चलिए अगले सवाल की तरफ करते हैं रुख। अतुल बोरा का सवाल हमारे पास आया है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज ओएफएसएस के ऊपर ये सवाल है। 50 शेयर इनके पास है, एंट्री प्राइस 8800। अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग प्राइस है, क्योंकि देखिए काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, 11500 के आसपास स्टॉक कर रहा है ट्रेड, तो 1,35,000 के आसपास का प्रॉफिट तो हो रहा है। सवाल समझते हैं। सवाल इनका यह है कि इस करंट सिचुएशन में जब आईटी को लेकर हर तरफ नेगेटिविटी है, तो क्या सेल करके प्रॉफिट बुक कर ले और कहां इन्वेस्ट करें। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अपने आप को डिफाइन भी कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। क्या प्रॉफिट बुक करके कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए, और करना चाहिए तो कहां करना चाहिए। विनीत जी के पास चलते हैं इनके सवाल को लेकर, क्योंकि देखिए सवाल इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज तमाम दिक्कतों के बीच ना, आईटी की दिक्कतों के बीच ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई के करीब है। इसका 52 वीक हाई में अभी चेक कर रहा हूं 11,979 क्या है, यानी 11,980 के आसपास का, तो ऑलमोस्ट उसके करीब पहुंचा हुआ है स्टॉक। विनीत जी क्या कहेंगे, प्रॉफिट बुक करने की सलाह देंगे क्या। ये मिड कैप एंड थोड़ा सा ये जो सेगमेंट है ओएफएसएस हो गया, एलटीएम हो गया, परसिस्टेंट हो गया, ये सारे मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है। इनका रिकवरी बहुत बेटर है इन कंपेयर टू लार्ज कैप स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, इन विप्रो, ये सर स्टॉक्स से काफी बेटर लग रहा है इनका प्रोस्पेक्ट। तो और इनका एडेप्टेबिलिटी बहुत फास्ट है एआई के हिसाब से, एआई के सेगमेंट में। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेके होल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर एक 10,600 500 का स्टॉप लॉस रख के एक बार होल्ड कर ले तो मेरे ख्याल से अच्छा रिटर्न बन सकता है यहाँ पे। और अगर दूसरे सेक्टर में जाना है, कुछ और सेगमेंट में इन्वेस्ट करना है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत सारे नया सेगमेंट्स, सब सेगमेंट्स उभर के आ रहा है। वहां पे भी देख सकते हैं, जैसे डिफेंस एक अच्छा सेगमेंट लग रहा है फॉर द नेक्स्ट डेकेड। पावर सेक्टर में देख सकते हैं, पावर सेक्टर भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पावर सेक्टर का डिमांड काफी बढ़ेगा। एंड आगे जो बैटरी एनर्जी सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम का जो सेगमेंट है, वहां पे भी एक नजर डाल सकते हैं। तो ये सारे सेगमेंट्स में देख सकते हैं, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा कौन सी स्टॉक रनअवे स्टॉक नहीं है, जो अभी कंसोलिडेट कर रहा हो, आगे चल के अच्छा रिटर्न देगा, इस तरह के सेगमेंट में मेरे ख्याल से इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए
ठीक है, ये राय आपको मिल गई है। अब चलिए जरा आपकी कल की तैयारी में एक और सेगमेंट जो हम पास चलते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं हमारा खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स। वीआईपी यानी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक्स, इन शेयरों में छिपी है वैल्यू और ये हमारे एक्सपर्ट्स खोज कर लेकर आए आपके लिए। चलिए सबसे पहले महेश जी से समझते हैं। महेश जी, आपकी तरफ से क्या है वीआईपी शेयर? ये दो पिक है। जिंदाल स्टील है जो 1140 से 1150 की रेंज में बाइंग कर सकते हैं। 1118 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1165, 1180, 1200 ये रेस्पेक्टिव लेवल रहेंगे। दूसरा है टाटा स्टील जो 184 से 186 की रेंज में बाइंग कर सकते हैं। 178 का स्टॉप लॉस है। 192, 198 और 205 ये लेवल टाटा स्टील में ध्यान रख सकते हैं। पिछले भी कुछ स्टॉक्स दिए थे, वो भी टारगेट सन फार्मा और हिंदुस्तान जिंक उनके टारगेट ऑलरेडी हो चुके हैं। सन फार्मा तो मुझे याद है सर, बेहतरीन रिकमेंडेशन थी और टारगेट्स आते हुए नजर आए हैं। हिंदुस्तान जिंक पे भी अच्छी तेजी आई है, तो बेहतरीन रिकमेंडेशन हमारे व्यूअर्स के लिए आई है। चलिए विनीत जी से जरा समझते हैं। विनीत जी, आपकी तरफ से वीआईपी शेयर कौन से हैं? मेरे तरफ से दो शेयर है। एक है पिडिलाइट। पिडिलाइट मुझे अच्छा लग रहा है। 1660 का अभी चल रहा है। 1630 का स्टॉप लॉस रखे, 1700 का टारगेट मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरा मेटल सेक्टर से ही है, जेएसडब्ल्यू स्टील मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ से टारगेट के लिए 1355 का टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस के हिसाब से 1305 का रख सकते हैं। इसके अलावा चैलेट होटल्स दिया था, वो टारगेट अचीव हो गया है। एंड मेरे ख्याल से आरती इंडस्ट्रीज भी दिया था, वो भी टारगेट अचीव हो गया है। चलिए, दो बेहतरीन स्टॉक्स और दो बेहतरीन अपडेट्स भी कि जो रिकमेंडेशन दी गई थी इस शो के दौरान, वहां टारगेट्स भी आपको आते हुए नजर आए। चलिए इसी के साथ अब इस शो को यहीं समेटेंगे। विनीत जी